कल तक जो उसे परेशान करते थे आज उनके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। शियांगजुन किसी को बख्शने के मूड में नहीं था। जो सामने आया धड़ाधड़ गोलियों से ढेर कर डाला। साउथ कोरिया जहां कानून इतने सख्त हैं कि बंदूक का नाम लेना भी गुनाह लगता है, ऐसे में एक सन की आम लोगों को फ्री में गन्स डिलीवरी करने लगा और फिर हुआ मौत का तांडव। एक दिन एक प्रेग्नेंट महिला ट्रेन में खड़े होकर सफर कर रही थी, जबकि वहां प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एक सीट रिजर्व थी, लेकिन उस सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। झोंगटे एक नेक दिल और नियम कानून मानने वाला छात्र था। उस प्रेग्नेंट महिला को सीट दिलाने के लिए उसने उस आदमी से अदब से बात की, लेकिन वह आदमी भड़क गया। झोंगटे के साथ ऐसा अक्सर होता था। जब वह लेट होकर स्कूल पहुंचा तो मास्टर जी उस पर चिल्ला उठे। अगले ही पल झोंगटे ने अपने बैग से M16 गन निकाली और मास्टर को शूट कर दिया। फिर पूरे क्लास को गोलियों से भून दिया। उसके कहर से कोई नहीं बच सका, सबके सब मारे गए। आखिर झोंगटे के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वह इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था? बात यह थी कि वह लगातार 10 सालों से फेल हो रहा था। इसी वजह से वह कंपल्शन, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार बन चुका था। जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट चेक की तो उसकी हालत पिछली बार से भी ज्यादा खराब थी। असल में उसने दवाइयां लेना बंद कर दिया था, क्योंकि उन दवाइयों से उसे नींद आती थी। नींद की वजह से वह ठीक से पढ़ नहीं पाता था और परीक्षा सिर पर थी, लेकिन दवाइयां लेना भी उसकी सेहत के लिए उतनी ही जरूरी थी। दूसरी तरफ एक रूम मालकिन अपने किराएदार से काफी परेशान थी। एक तो वह 2 महीने से किराया नहीं दे रहा था, ऊपर से उसने रूम को कबाड़ बनाकर रखा था। तभी रूम मालकिन ने उसकी लाश देखी और चीख पड़ी। पुलिस को यह मामला आत्महत्या का ही लगा। इतने में लाश की जेब से कुछ गोलियां मिली। इतनी बड़ी गोलियां डिटेक्टिव एसियो ने अपने पूरे सर्विस करियर में नहीं देखी थी। वह तुरंत डिटेक्टिव लीडू को इसकी सूचना दिया, क्योंकि वह एक पूर्व सेना स्नाइपर रह चुका था और ऐसे मामलों को संभालने में काफी अच्छा था। रूम की जांच पहले ही हो चुकी थी। मरने वाला आदमी बेरोजगार था। इसी बीच सीलिंग के एक टूटे हिस्से को देखकर किम को शक हुआ। पता चला वहाँ गोलियों का खजाना छिपा था। दूसरी तरफ झोंगटे स्कूल वगैरह से छूटकर घर लौट चुका था। उसके नाम से एक पार्सल आया था, जिस पर ओनर ने ताना मारते हुए कहा, तेरे पास सामान मंगाने के पैसे हैं, लेकिन किराया समय पर नहीं दे सकता। वहाँ 6-8 के कमरों में लोग किसी तरह गुजारा करते थे। झोंगटे भी उन्हीं में से एक था। उसके कमरे के बगल वाला लड़का अक्सर रात को अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता था। फिर वे दोनों मिलकर ऊधम मचाते थे। उनकी चीखें सुनकर झोंगटे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। नियम के हिसाब से बाहर वालों को यहाँ लाना सख्त मना था। उसने ऑनर से उस लड़के की शिकायत की, और तो और इस बिल्डिंग के लड़के इतने थे कि कॉमन फ्रीज से उसका खाना भी चुरा कर खा जाते थे। लेकिन ऑनर ने इस बार भी झोंगटे की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो वापस लौटा तो एक आदमी रूम खोलकर सिगरेट पी रहा था, जबकि हॉस्टल के अंदर धूम्रपान करना मना था। झोंगटे ने प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे ही पीट दिया। गुस्से में तिलमिलाकर वह अपने रूम में आया और तुरंत बैग से एक गन निकाल ली। वह उस आदमी को खत्म करने ही वाला था, लेकिन अपने आप से काफी जद्दोजहद करने के बाद किसी तरह गुस्से को शांत किया। अगली सुबह एक महिला वाटर प्यूरिफायर मैकेनिक अपने एक क्लाइंट के घर मेंटेनेंस करने गई, लेकिन दरवाजे पर दस्तक देने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। तब महिला ने वहां पड़े पार्सल बॉक्स का नाम पढ़ा तो पता चला कि वह पार्क कयांग जा का ही घर था। तभी उनका बेटा जॉन ने दरवाजा खोला और बताया कि उसकी माँ मार्केट गई हुई है। जॉन घर पर अकेला था, फिर भी महिला बेझिझक वाटर प्यूरिफायर का मेंटेनेंस करने चली आई। इस बीच जॉन की गंदी नजर उस महिला पर थी। महिलाओं को यह अमूमन पता चल ही जाता है, लेकिन जब महिला ने उसके पैर में एंकल मॉनिटर देखा तो उसकी हालत और खराब हो गई, क्योंकि एंकल मॉनिटर खासकर सेक्सुअल क्राइम केसेस से जुड़े जघन्य अपराधियों को पैरोल पर छोड़ने के बाद पहनाया जाता है, ताकि उनका लोकेशन मॉनिटर किया जा सके। महिला ताबड़तोड़ काम खत्म करके जाना चाहती थी, लेकिन जॉन ने उसका रास्ता रोक लिया। गनीमत रही कि डिटेक्टिव ली उसी वक्त वहाँ उसके एंकल मॉनिटर की जाँच करने आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। जॉन का एंकल मॉनिटर सही से काम नहीं कर रहा था, जिसे ली का साथी ठीक करने लगा। लेकिन इस बीच जॉन बदतमीजी करने से जरा भी नहीं हिचकिचाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो उसे जान से मारने की कोशिश भी की। मतलब जो आदमी पुलिस से नहीं डर रहा था। सोचो, अगर उसके दरवाजे के पास रखे पार्सल में गन होगी तो फिर वह किस लेवल की भसड़ मचाएगा। खैर, शाम को झोंगटे पड़ते हुए रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था, क्योंकि इस साल उसे हर हाल में पास होना था। लेकिन कुछ लोग वहाँ शराब पीकर शोर मचा रहे थे, जबकि वहाँ साफ लिखा था शराब न पिए, धूम्रपान न करें और चिल्लाकर बात न करें। लेकिन नियम की किसे पड़ी थी। इसके बाद जब झोंगटे पढ़ने बैठा तो बगल वाला पड़ोसी फिर ऊधम मचाने लगा। ऊपर से उनकी आवाजें अलग से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही थी। आखिरकार तंग आकर झोंगटे ने उन्हें समझाया कि जो करना है करो, बस शोरगुल मत करो। लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। फिर वह हुआ जिसका किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। झोंगटे ने उन दोनों पर गोलियों की बारिश कर दी। किसी तरह लड़की बच गई
और उसने पुलिस को फोन कर दिया। तब झोंगटे ने उससे फोन छीनकर खुद ही पुलिस को सारी बात बताई और साथ में अपने हॉस्टल का पता भी दिया। इसके बाद वह उन लोगों पर टूट पड़ा जिन्होंने भी उससे बदसलूकी की थी। एक लाइन से सबको भूनता चला गया। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर ने हॉस्टल के आसपास के सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया। ली भी उसी एरिया में था, इसलिए वह भी घटना स्थल की ओर निकल पड़ा। तब तक झोंगटे कई लोगों को खत्म कर चुका था और उसने ठान लिया था कि होटल से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ तक कि उसने ऑनर को भी मार दिया, क्योंकि अगर वह उसकी शिकायत सुन लेता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। इधर एक और जगह गोलीबारी की वारदात सामने आई थी, जिसमें एक सिरफिरे ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर। डिटेक्टिव जो ने उस बच्चे को संभाला और पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका बयान दर्ज किया। संयोग से वही सरफिरा उसी जेल में कैद था। उसे देखते ही बच्चे का खून खौल उठा। उसने डिटेक्टिव जो की गन उठाई और उस पर तान दी, लेकिन किसी तरह खुद को गोली चलाने से रोक लिया। इस सीरीज में यही दिखाया गया है कि हर इंसान के अंदर एक ट्रिगर होता है, अगर वह उस पर काबू पाले तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। डिटेक्टिव जो ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा होकर वही बच्चा फौज में शामिल हुआ और एक जबरदस्त स्नाइपर बना, जिसकी गोलियों से 99 दुश्मन ढेर हुए। आखिरकार उस स्नाइपर ने बंदूक चलाने से संन्यास लिया और फौज छोड़कर पुलिस फोर्स ज्वाइन की। वही अब डिटेक्टिव ली के नाम से जाना जाता है। जब तक ली हॉस्टल पहुंचा, दूसरी यूनिट पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। झोंगटे ने उन पर भी गोलियों की बारिश कर दी, हालांकि वे किसी तरह बचकर निकल गए। अब झोंगटे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर हर किसी को बेरहमी से मारने लगा, ये चिल्लाते हुए तुम सब जीने के काबिल नहीं हो। इस बीच ली ने खुद झोंगटे का सामना किया। वह जानबूझकर उसकी गोलियां खत्म करवाता रहा और आखिरकार सही मौका पाकर उसे दबोच लिया। जब झोंगटे के कमरे की तलाशी ली गई तो बेड के अंदर से कई गन बरामद हुई। जांच में पता चला कि इन गनों में वही गोलियां इस्तेमाल होंगी जो पहले आत्महत्या के मामले से बरामद हुई थी। इससे साफ हो गया कि दोनों केस आपस में जुड़े हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था, कोरिया में यह गन आखिर ला कौन रहा है? पूछताछ में झोंगटे ने कबूल किया कि किसी अनजान व्यक्ति ने यह गन उसे कोरियर से भेजी थी। वो अनजान व्यक्ति कौन था? कौन सी कोरियन कंपनी ने कोरियर डिलीवर किया? बॉक्स पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। उधर बिजनेसमैन सीओ के गुंडे किम नामक शख्स को बेरहमी से पीट रहे थे, क्योंकि सीओ उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता था। जब किम ने झुकने से इनकार किया तो उन्होंने जबरन उसका धंधा हथिया लिया। इस साजिश में सीओ के सबसे भरोसेमंद आदमी योंगू का अहम रोल था। उसकी वफादारी से खुश होकर सीओ ने तय किया कि अब यह जगह योंगू ही संभालेगा। इसके बाद योंगू के गुंडों ने किम को बुरी तरह पीटा और उसे खत्म करने का काम जोंग मैन को सौंप दिया। जोंग मैन जो सीओ के लिए काम करता था, किम को बोरी में भरकर सुनसान जगह ले गया ताकि उसे वहीं मारकर दफना सके। मौत के डर से किम ने पहले जान की भीख मांगी, फिर बताया कि सीओ उसका बिजनेस योंगू को देने वाला है, जबकि वादा जोंग मैन से किया गया था। ये सुनकर जोंग मैन को शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि किम झूठ बोल रहा है। तब बचने के लिए किम ने एक चालाकी भरा आइडिया दिया। उसके पास ढेर सारे गन थे जिनसे जोंग मैन अपने बॉस सियोखो का पूरा बिजनेस हथिया सकता था। जोंग मैन के मन में एक पल को लालच तो आया, इसके बावजूद उसने किम की बात अनसुनी की और उसे वहीं मारकर दफना दिया। अगली सुबह जोंग मैन ने सीओ से मुलाकात की और उसे उसका वादा याद दिलाया कि किम का काम तमाम करने के बाद यह जगह वही और उसके लड़के संभालेंगे। लेकिन सीओ ने तुरंत मुकरते हुए कुछ पैसे थमाए और उसे भगा दिया। यह अपमान जोंग मैन और उसके आदमियों को हजम नहीं हुआ। गुस्से में वे उसी जगह लौटे जहां से किम को अगवा किया गया था। वहां उन्हें किम की कार की डिक्की में सचमुच गन मिली। इससे साबित हो गया कि किम झूठ नहीं बोल रहा था। अब सीओ के लिए मुश्किलें शुरू होने वाली थीं। उधर हाई स्कूल में कुछ लड़के अपने क्लासमेट ग्यूजन को बुरी तरह धमका रहे थे, क्योंकि उसने स्कूल की लड़कियों की अश्लील तस्वीरें ठीक से नहीं खींची थी। तभी गजिन का दोस्त सियांग जून दौड़ता हांफता हुआ वहां पहुंचा। दरअसल उसे यह सजा दी गई थी कि जब तक वह सिगरेट लाकर नहीं देता, उसका दोस्त पिटता रहेगा। इस पूरी घटिया हरकत के पीछे मायोल का एक ही मकसद था, बाइक खरीदना। इसके लिए वह स्कूली लड़कियों की गंदी तस्वीरें ऑनलाइन बेचता और मोटू से जबरदस्ती फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनवाता था। गजिन और सियांगजुन दोनों उससे तंग आ चुके थे। जब तस्वीरों का खेल काम नहीं आया तो मायोल ने गजिन से उसकी माँ का आईडी कार्ड चुराने को कहा ताकि वह ब्लैक मार्केट से लोन ले सके। लेकिन गजिन ने आईडी चुराने के बजाय कुछ पैसे दिए और साफ कह दिया, मेरी माँ दिन रात मेहनत करके कमाती है, मैं उनका आईडी नहीं ला सकता। ये सुनते ही मायोल ने उसे बेरहमी से पीटा और फिर धमकी दी, तुझे वह आईडी लाकर देनी होगी वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। इधर जॉन ने अपने दरवाजे पर रखे कोरियर बॉक्स को खोला। अंदर गन देखकर उसकी आंखों में खतरनाक चमक औंध गई। उधर पुलिस झोंगटे के हॉस्टल के बाहर की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी थी, लेकिन उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। तभी जांच के दौरान डिटेक्टिव ली को वही कोरियर कार्टन मिला जिसमें झोंगटे को गन डिलीवर की गई थी। कार्टन का लोगो देखते ही ली के दिमाग में अलार्म बज उठा। उसने ऐसा ही बॉक्स जॉन के घर के बाहर देखा था। उसके सहकर्मियों से पता चला कि जॉन किसी टैक्सी में था। फौरन टैक्सी का पीछा किया गया, लेकिन अंदर सिर्फ उसका मोबाइल और मॉनिटर मिला। दरअसल वो आधा घंटा पहले ही टैक्सी से उतर चुका था। इस बीच ली तेजी से उसके घर पहुंचा।
दरवाजे पर दस्तक दी तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ था। तभी अंदर से हल्की आहट सुनाई दी। ली ने फुर्ती दिखाते हुए अंदर घुसकर उस शख्स को दबोच लिया, फिर उसे पलटकर बड़े आराम से काबू में कर लिया। पूछताछ में उस शख्स ने अपना नाम मूनबैग बताया। वो यहाँ सिर्फ अपना पैकेज लेने आया था। रही बात गन्स की, तो ये सारे गन एक शक्तिशाली इंटरनेशनल राइफल यूनियन IRU नामक ब्लैक मार्केट आर्म्स ग्रुप ने गुप्त रूप से कोरिया के अंदर पहुंचाए थे। उनका पहला डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर किम था, लेकिन इस डील के कुछ ही दिनों बाद सियोखो ने उसे मरवा दिया और उसकी जगह पर कब्जा कर लिया। उधर लाख कोशिशों के बावजूद ली को जॉन के घर से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। तभी मून ने बताया कि उसे अलग अलग तरह की गोलियों से भरा एक बॉक्स मिला था, जिसमें ढेर सारे लोगों के नाम और नंबर लिखे थे। सच का पता लगाने के लिए मून उन पतों में से एक पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी बैग लेकर जल्दबाजी में निकल रहा था और घर का दरवाजा खुला छोड़ गया। मौका पाकर मून ने घर की तलाशी शुरू की, लेकिन तभी अचानक ली वहां आ धमका। इतने में एक और आदमी जॉन के घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मून ने आव देखा ना, ताव उस पर टूट पड़ा। भाग दौड़ मच गई और आखिरकार मून की बदौलत वह आदमी पकड़ा गया। लेकिन असली टारगेट जॉन था, जिसकी लोकेशन कैमरों के जरिए ट्रैक हो रही थी। समस्या यह थी कि ली के पास गाड़ी नहीं थी जिससे वह जॉन का पीछा कर सके, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। मूनबैग के पास कार थी और वह मदद करने के लिए तैयार था। फिर क्या था, उस अनजान आदमी को वहीं खंभे में बांधकर दोनों जॉन को पकड़ने निकल पड़े। कार में वही गोलियों से भरा बॉक्स भी था जो मून को मिला था। कैमरों के जरिए ट्रैक करते हुए आखिरकार पता चला कि जॉन पुलिस से भागने के बजाय सीधे गोंगिन स्यूबू पुलिस स्टेशन जा रहा था। खतरे को भांपते हुए ली ने तुरंत एक ऑफिसर को इसकी सूचना दी ताकि वे सतर्क हो जाएं और पहरा बढ़ा दें। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जॉन पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुका था। ली भी बाहर पहुंच चुका था। उसने एक ऑफिसर से हथकड़ी ली और मून के हाथों में डाल ही रहा था कि तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। जॉन उन दो प्रोबेशन ऑफिसर्स को बंदूक की नोक पर ले चुका था, जो उसे हर दिन फोन करके उसकी लोकेशन पूछते रहते थे। आज उन्हें सबक सिखाने का समय आ चुका था। अगले ही पल उसने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। जॉन के लिए यह सब आसान था, क्योंकि वह पहले फौज में रह चुका था। पुलिस के पास सिर्फ रिवॉल्वर थे। ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल के सामने उनकी एक नहीं चल पाई। हाँ, उनके पास कुछ ऑटोमेटिक गन थी जो झोंघटे के पास से मिली थी और एविडेंस रूम में रखी थी। गोलियां मून की कार में थीं, लेकिन वे सभी अंदर फंसे हुए थे। जॉन बाहर से उन्हें असली डर का मतलब समझा रहा था। एक छोटी सी गलती और उनकी जान जा सकती थी। इसके बावजूद डिटेक्टिव ली ने जान जोखिम में डाली और गोलियों की बौछार के बीच से गुजरते हुए एविडेंस रूम तक पहुंच गया। इस बीच बाकी कर्मचारियों को बाहर निकलने का मौका मिल गया। सिवाय एक के उसे गोली लगी थी, लेकिन वह वहीं रुका ताकि जॉन को बहका सके। उसने अपनी जान दांव पर लगाई, जिससे एक ऑफिसर को जॉन पर शूट करने का बेहतरीन मौका मिला, लेकिन उसका निशाना चूक गया। गोली जॉन के चेहरे को छू कर निकल गई। गुस्से में तिलमिलाकर जॉन जैसे ही खड़ा हुआ, ठीक उसी वक्त ली ने एंट्री मारी। उसने बिना देर किए फायर किया और जॉन को वहीं ढेर कर दिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कई ऑफिसर्स मारे जाते। वहीं इस घटना के पीछे एक और राज छिपा था। पूरा मंजर एक अज्ञात न्यूज रिपोर्टर कैमरे पर शूट कर रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ ही देर में यह फुटेज वायरल हो गई। खबर यह बनी कि एक पुलिस वाले ने एक अपराधी को जान से मार दिया। मामला उल्टा पड़ गया। ली पर जांच बैठा दी गई और उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। रही बात उस गुंडे की जिसे खंभे में बांधा गया था, वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया था। एक अफसर ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। वह आदमी सीओ के लिए काम करता था। उधर मूनबैग का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ निकला, इसलिए गोलियां जब्त कर उसे छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ अत्याचार सहते सहते सियांगजुन अब तंग आ चुका था। इस बार तो हद ही हो गई। उसे अपने ही दोस्त को मारने पर मजबूर किया गया। विवश होकर उसने गजिन को पीट दिया और धमकी दी कि अगले दिन अपनी माँ की आईडी लेकर आना। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बिजनेसमैन किम जिंदा था। जोंग मैन ने उसकी बातों पर भरोसा करके उसे अपने साथ मिला लिया था। जब कोरिया में 10 ट्रक बंदूकें लाई गई थीं, उनमें से आधा ट्रक किम को बांटने के लिए मिला था। IRU वालों को जिन लोगों तक गन पहुंचानी थी, उनकी एक लिस्ट भी दी थी, जो किस्मत से किम की जेब में ही थी। लेकिन उन बंदूकों को बांटने से पहले ही सियोखो ने उसके होटल पर कब्जा कर लिया था। उम्मीद यही थी कि वह अब भी उन गनों के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि वह होटल के स्टोर रूम में पैक करके रखी थी। किम और जोंग मैन को सीओ से बदला लेना तो था, लेकिन उनके लोग वहां जाकर गन नहीं ला सकते थे। तभी किम ने लिस्ट पर नजर डाली और पाया लिस्ट में पहला नाम वाला आदमी पहले ही 20 लोगों को गोलियों से भून चुका था। यानी लिस्ट में बाकी लोगों तक भी गन पहुंच चुकी होगी। अब देर किस बात की। जोंग मैन के लोग एक एक पते पर गन वापस लाने निकल पड़े, लेकिन एक गलती हो गई। जोंग मैन का मुख्य आदमी सू पकड़ा गया था। हालांकि सही समय पर उसे छोड़ा भी लिया गया था। इधर सू के पकड़े जाने के बाद मैनेजर सखो शक के घेरे में आ चुका था। डिटेक्टिव ली को शक था कि जॉन के घर पकड़ा गया आदमी सीओ का ही आदमी है। शायद वही इन बंदूकों के पीछे है। शायद वही है जो हथियारों का साम्राज्य खड़ा करने के लिए लोगों को फ्री में गन बांट रहा है। लेकिन सीओ ने इन सबसे पल्ले
पल्ला झाड़ लिया। उसने साफ कहा कि इन गणों से उसका कोई वास्ता नहीं, उसके लोग तो आज भी चाकू से काम करते हैं। कोरिया में गण होना अपने आप में ही अजीब था। सियोको ने तो सू को पहचानने तक से इनकार कर दिया, फिर भी डिटेक्टिव ली उसे धमकाता रहा, अगर इन सब में तुम्हारा हाथ हुआ इस बार तुम नहीं बचोगे। बेवजह सखो की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि एक तो वह जिसे जानता तक नहीं था, उसको लेकर उसे प्रॉब्लम हो रही थी। इतने में उसके एक आदमी ने सू को पहचान लिया कि यह तो जोंग मैन का आदमी है। फिर क्या था, सियो ने उसे तुरंत फोन करके बुला लिया और डांट फटकार लगाने लगा। और तब जोंग मैन सू के फोटो को देख मुकर गया कि यह उसका आदमी नहीं है, जिससे सियो को शक हुआ कि जोंग मैन उसके पीठ पीछे जरूर कुछ कर रहा है। उधर गजिन उन गुंडे क्लासमेट्स के कारण स्कूल जाना छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे मैसेज करके धमकाते रहे कि अगर वह माँ की आईडी लेकर स्कूल नहीं आया तो वह उसकी माँ के रेस्टोरेंट तक पहुंच जाएंगे। जब कोई रास्ता नहीं बचा, गजिन मन मारकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। तभी उसे एक कोरियर मिला जो पूरा खेल बदलने वाला था। उस दिन स्कूल का हर एग्जिट गेट किसी ने लॉक कर दिया था। बच्चे तो बच्चे, टीचर्स भी परेशान हो उठे। दूसरी तरफ कुछ शरारती लड़के सियांगजुन की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। वजह सिर्फ इतनी सी कि वह 20 मिनट के लिए उनकी नजरों से ओझल हो गया था। कहाँ गया था, क्या करने गया था, यही पूछ पूछ कर उसे पीटा जा रहा था। उसे पिटता देख गजिन भागकर अपने बैग से गन लाने गया, लेकिन मायोल ने उसकी गन पहले ही निकाल ली थी। उन्हें लगा ये नकली गन है, बस डराने के लिए। मायोल ने गन उसकी ओर तान दी तो डर के मारे गजिन के पसीने छूट गए। वह गिड़गिड़ाने लगा, ट्रिगर मत दबाना। तभी बगल वाले क्लास से गोलियों की गूंज सुनाई दी। सियांगजुन के सर पर खून सवार हो चुका था। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं। कल तक जो उसे परेशान करते थे, आज उनके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। सियांगजुन किसी को बख्शने के मूड में नहीं था। जो सामने आया धड़ाधड़ गोलियों से भून डाला। यह देख मायोल की हालत पतली हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा वही उसे तंग करता था। लेकिन सियांगजुन ने उसे खुद मारने के बजाय यह मौका गजिन को दिया। सियांगजुन पहले ही सारे एग्जिट लॉक कर चुका था, अब बस उसे ढूंढने की दरकार थी। पता चला सब के सब मेन गेट पर जाकर फंसे हुए थे। तभी पीछे से सियांगजुन आ धमका और पूरा मैगजीन उन पर खाली कर दिया। तब तक इस घटना की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी थी। डिटेक्टिव ली और मूनबैग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला अब काबू से बाहर हो चुका था। वे किसी तरह एक कांच का दरवाजा तोड़कर कुछ बच्चों को बाहर निकाले। ली भागते हुए अंदर घुसा, जबकि मूनबैग ने एक छात्र के हाथ में रिवॉल्वर देखा और उसे नजरअंदाज किया। इसके पीछे भी एक बड़ा राज छिपा था। अभी भी बहुत से छात्र स्कूल के अंदर फंसे थे और सियांगजुन उनका शिकार करने के लिए घूम रहा था। आखिरकार बच्चे लाइब्रेरी में जाकर छिपे, लेकिन सियांगजुन वहां भी पहुंच गया। अब उसे सिर्फ उन तीनों की तलाश थी, मायोल और उसके 2 साथी। शर्त साफ थी, अगर वह तीनों सामने आ गए तो बाकी सब बच सकते थे। तभी टीचर वहां आ गए, लेकिन सियांगजुन उन पर भी टूट पड़ा, क्योंकि उसने सैकड़ों बार उनसे शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। टीचर्स की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब ना कोई सुनवाई, ना कोई रहम। टीचर्स भी बच्चों के साथ रगड़े जाएंगे। आज अपने पूरे पोटेंशियल पर था। इतने में एक छात्र ने मायोल के एक दोस्त की लोकेशन बता दी। फिर क्या, शॉटगन लेकर अंदर घुसा। उसे देखते ही अलमारियों के पीछे छिपे लड़कों की रूह कांप गई। आखिरकार मायोल को ढूंढ निकाला और उस पर 3-4 गोलियां दाग दी, लेकिन वह किसी तरह बच निकला। हालांकि अब उसका बच पाना नामुमकिन था। तभी ली और मून वहां पहुंच गए। ली ने फुर्ती दिखाते हुए सियांगजुन को दबोच लिया, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अब मायोल गजिन के निशाने पर था। ली की पोजीशन भी रिवील हो चुकी थी। अगर वह हिला तो गजिन गोली चला देगा। क्या होगा आगे, जानिए नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट और भी धमाकेदार होने वाला है।